ही एवरीवन, आज हम करने वाले हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ऐसे भी कि रमन स्पेक्ट्रा बताइए क्या होता है। तो यहाँ पे मोस्टली जो है थ्योरी पार्ट था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा पहले से ही लिख दिया है, ठीक है। लेकिन मैं आपको समझाने की पूरे अच्छी तरह से समझाऊंगी। आप ये मत समझना कि मैंने पहले ही लिख दिया है तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। थ्योरी पार्ट्स आता था इसलिए मैंने इसको पहले ही लिख रखा है। स्टार्ट करते हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ पे पहले मैंने लिखा है कि पहले सबसे पहले बात आपको ये याद करनी, इसको मत देखो। सबसे पहले बात आपको ये पता होनी चाहिए कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी आगे होती क्या है। अभी तक हमने रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी थी। वहाँ पे हमने क्या देखा था, वहाँ पे क्या हो रहा था, एब्सॉर्प्शन हो रही थी लाइट्स की। क्या हो रही थी वहाँ पे, लाइट की एब्सॉर्प्शन हो रही थी। कोई माइक्रोवेव रीजन में होती तो दूसरी इंफ्रारेड रीजन में हो रही थी। लेकिन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसी तरह की कोई वाइब्रेशन नहीं होती, बल्कि यहाँ पे लाइट की स्कैटरिंग होती है। इसीलिए हम इसे यहाँ पे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। यहाँ पे किसी तरह की कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ स्कैटरिंग होती है। और यहाँ पे जो लाइट यूज़ होती है वो होती है लेज़र। काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, बुक में नहीं दिया हुआ आई थिंक, काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे ऐसी कौन सी लाइट यूज़ होती है, तो यहाँ पे लेज़र लाइट यूज़ होती है, ठीक है। तो पहले मैंने लिखा है स्पेक्ट्रा इज स्टडीड टिल नाउ डील विद एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। जो अब तक हमने स्पेक्ट्रा पढ़ा है वो वहाँ पे डील करता है इससे, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट से। लेकिन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी डील करती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट से। मतलब यहाँ पे हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ते हैं, ना कि एब्सॉर्प्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम सारा मैटर जो हमारा स्कैटरिंग से वेरी करेगा। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है? स्कैटरिंग का मतलब होता है कि अगर मेरी कोई लाइट आ रही है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, अगर मैं लाइट को किसी ऑब्जेक्ट पे डाल रही हूँ तो वहाँ पे मेरी लाइट क्या हो जाएगी, सारी जगह स्कैटर हो जाती है, यही होता है। तो बस व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, जब कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट डाली जाती है इस पास टू ए सब्सटेंस, देन वहाँ पे लाइट का कुछ फ्रैक्शन क्या हो जाता है, स्कैटर हो जाता है। और उस स्कैटरिंग रेडिएशन, जो मेरी रेडिएशन स्कैटर्ड हुई है, उसे हम इक्वल बोल सकते हैं इंसिडेंट रेडिएशन के। क्यों? क्योंकि जितनी लाइट हम वहाँ पे डाल रहे हैं, मान लो मैंने टॉर्च चलाई और दीवार पे डाली, तो जितनी लाइट मैं उस टॉर्च में से मेरी निकल रही है दीवार पे जाने के लिए, उतनी ही लाइट वहाँ पे स्कैटर हो रही है। ये तो नहीं कि दीवार के अंदर से आरो पार हो चुकी है तो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो गया, ऐसा नहीं है। तो जितनी स्कैटरिंग रेडिएशन होएगी वो इक्वल होएगी इंसिडेंट रेडिएशन के, ठीक है। और इसी तरह की स्कैटरिंग क्या कहलाती है, रेलिक स्कैटरिंग कहलाती है। आपकी बुक में ये टॉपिक नाम दिया होगा रेलिक स्कैटरिंग, ठीक है। ये इसी का स्कैटरिंग का नाम है, मतलब रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही एक टॉपिक है। लेकिन जहाँ पे हम स्कैटरिंग से डील कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने एक टर्म नहीं यूज़ कर ली कि रेलिक स्कैटरिंग। जब हम किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी स्पेस सब्सटेंस पे डालते हैं तो वहाँ पे जो स्कैटरिंग होती है वो स्कैटरिंग बिल्कुल इक्वल होती है इंसिडेंट रेडिएशन के। तो इसे हम बोलते हैं क्या, रेलिक स्कैटरिंग बोलते हैं, ओके। बस यहाँ पे एक फ़र्क रहता है। वैसे जितनी स्कैटरिंग लाइट हमने डाली है उतनी ही हमें मिल जाती है, ठीक है। जितनी हमने डाली है, मतलब जितनी हमने डाली है इंसिडेंट रेडिएशन, उतनी हमें स्कैटरिंग मिल जाती है। लेकिन थोड़ा फ़र्क रहता है कि वहाँ पे उसकी स्कैटरिंग जो लाइट है हमारे पास, उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम या ज़्यादा हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। मान लो मैं दीवार पे डाल रही हूँ तो जितनी मेरी फ्रीक्वेंसी से उस टॉर्च में से निकल रही होगी, उतनी फ्रीक्वेंसी से तो मुझे नहीं मिलेगी ना वॉल पे स्कैटरिंग, है ना, थोड़ी कम होती है। तो इसी तरह जो स्कैटरिंग लाइट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी अबव या बिलो हो सकती है इंसिडेंट की। तो उस बेस पे यहाँ पे जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी उसे हम क्या बोलते हैं, रमन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तभी मेरा नाम आया यहाँ पे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। मतलब कि जो स्कैटरिंग लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो सकती है या फिर कम हो सकती है इंसिडेंट से, ठीक है। तो इस तरह के इफेक्ट हम क्या बोलते हैं, रमन इफेक्ट बोलते हैं। तो मैंने आगे केस बनाए हैं यहाँ पे, न्यू आई इज टू न्यू एस, मतलब जो मेरी फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाएगी इसकी स्कैटरिंग की। तब मैंने क्या कहा था उसे, रेलिक स्कैटरिंग, है ना। जब मेरी स्कैटर्ड रेडिएशन इज इक्वल टू इंसिडेंट रेडिएशन इज कॉल्ड रेलिक रेडिएशन। लेकिन अगर यहाँ पे मेरी इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी कम है, मतलब स्कैटर्ड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, या फिर स्कैटर्ड की फ्रीक्वेंसी कम है और इंसिडेंट की ज़्यादा है, तो इस केस में इस तरह की हम स्कैटरिंग को बोलते हैं रमन स्कैटरिंग। अभी मैंने दो नाम लिखे थे ऊपर, रमन स्कैटरिंग और रेलिक स्कैटरिंग। रेलिक स्कैटरिंग में क्या होता है, जब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो। लेकिन रमन स्कैटरिंग में क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी या तो कम हो जाए या फिर ज़्यादा हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रमन स्कैटरिंग। यहाँ पे थोड़ा और डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है कि अगर मेरी स्कैटरिंग लाइट की अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है इंसिडेंट से, तब उसे हम बोलते हैं एंटी स्टोक्स लाइन। क्या बोलते हैं, एंटी स्टोक्स लाइन। लेकिन अगर मेरी इंसिडेंट की ही ज़्यादा है तब उसे हम बोलते हैं स्टोक्स लाइन। क्या बोलते हैं, स्टोक्स लाइन। तो मैंने अभी कहा कि रेलिक स्कैटरिंग में क्या होता है, रेलिक स्कैटरिंग में मेरी यहाँ पे जितनी हमें दी है उतनी हमें मिल जाती है। मतलब मैंने यहाँ पे लेवल्स कंसिडर कर लिए, ये मेरा फर्स्ट लेवल एंड ये मेरा सेकेंड लेवल एंड ये मेरा थर्ड, फोर्थ एंड अप टू सो ऑन तक मेरा मोलिक्यूल यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ से मोलिक्यूल मैंने एनर्जी प्रोवाइड की से एच न्यू,
इंसिडेंट रेडिएशन H प्रोवाइड की किसी सब्सटेंस पे, वो गया ऊपर लेवल तक, जो एक ऐसा लेवल जिसका हमें नहीं पता कि वो कहाँ तक जाएगा, उसे हमने नाम दे देते हैं वर्चुअल लेवल। आपकी बुक में दिया मिलेगा, उसे नाम लिखा होगा वर्चुअल लेवल। तो वर्चुअल लेवल तक का मान लिया हमने मॉलिक्यूल वहाँ तक चला गया, ठीक है। और फिर हमने कहा कि रेलिक स्टेट में क्या होता है, जितनी फ्रीक्वेंसी स्कैटरिंग की उतनी फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, इंसिडेंट की होती है। मतलब जितनी इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी थी उतनी ही स्कैटर की फ्रीक्वेंसी आएगी। तो मतलब यहाँ पे मैंने जितनी एनर्जी दी उतनी ही एनर्जी मॉलिक्यूल वापस छोड़ देगा। मतलब यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल ऊपर गया है वर्चुअल लेवल पे, तब जो वापस आएगा तब वो अपने इनिशियल लेवल पे ही आएगा, कहीं और नहीं जाएगा। इसका मतलब यही है, तभी हमारी फ्रीक्वेंसी इक्वल आ रही है कि जितनी फ्रीक्वेंसी हमने दी उतनी फ्रीक्वेंसी उसने रिलीज़ कर दी। तो मतलब मैंने एच न्यू इसकी एनर्जी अगर दी थी मॉलिक्यूल को, तो एच न्यू इसने रिलीज़ कर दी। मतलब यहाँ पे मेरा एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। मतलब तब मेरा एनर्जी में यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, जो वो एमिशन शो करेगा, तो उसे हम बोलते हैं रेलिक स्कैटरिंग। तो इस केस में हम इसे इस तरह से ग्राफ से डिनोट करते हैं। अगर हमें स्कैटरिंग दिखानी है तो हम ऐसे डिनोट करेंगे कि मेरा मॉलिक्यूल जीरो लेवल से किसी वर्चुअल लेवल पे चला गया बाय एब्सॉर्बिंग बाय, जब उसने हमने एनर्जी दी एच न्यू, और उतनी वो एमिट कर देगा। मतलब वहाँ पे स्कैटरिंग शो होएगी, उतनी वो एमिट कर देगा बिल्कुल सेम, तो वो क्या कहलाएगा, रेलिक स्कैटरिंग कहलाएगा। फिर हमने सेकंड केस पढ़ा था कि वहाँ तो या तो सेकंड केस का रमन स्कैटरिंग, जहाँ पे क्या हुआ था, या तो मॉलिक्यूल ज़्यादा फ्रिक्वेंसी जो स्कैटरिंग है या तो वो ज़्यादा होए, या फिर स्कैटरिंग जो फ्रिक्वेंसी या फिर वो कम हो जाए इंसिडेंट से। दो केस पढ़े थे, उसमें दो केस में आए थे स्टोक्स और एंटी स्टोक्स। स्टोक्स में केस में क्या था, स्टोक्स के केस में हमने पढ़ा था जब इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो किससे, स्कैटरिंग से। तो इसको देखने से हमें एक, मैं इसको अलग से समझा देती हूँ, ठीक है, वरना उसमें थोड़ा समझ में नहीं आएगा आपको। स्टोक स्कैटरिंग हमने रेलिक स्कैटरिंग तो आपको समझ में आ होगा रेलिक तक। स्टोक स्कैटरिंग में क्या आता है कि यहाँ पे जो हमारी इंसिडेंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटरिंग। मतलब हमें यहाँ पे मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट की थी उतनी फ्रीक्वेंसी स्कैटरिंग की नहीं आई। मतलब यहाँ पे जितनी एनर्जी हमने प्रोवाइड की थी, जितनी हमने प्रोवाइड की थी उतनी हमें नहीं मिली, ठीक है। मैं इसको ऐसे अच्छे से समझाने के लिए, आपको अच्छे समझना है चाहे मैं कैसी लैंग्वेज यूज़ करूँ, ठीक है। तो ठीक है, तो मतलब मैं हिंदी में लिख रही हूँ यहाँ पे ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए कि मैंने जितनी एनर्जी इसको दी थी, मतलब जितनी एनर्जी मैंने उस मॉलिक्यूल को प्रोवाइड की थी उतनी एनर्जी हमें नहीं मिली। मतलब कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल ने उसे एब्सॉर्ब कर लिया है, उतनी स्कैटरिंग नहीं दी उसने, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्कैटरिंग दी है लेकिन उतनी नहीं दी। इसका मतलब यही है कि मतलब फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट की ज़्यादा है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटरिंग। मतलब यहाँ पे जो इंसिडेंट लाइट थी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटरिंग के। इसका मतलब जितनी एनर्जी हमने से दी थी मॉलिक्यूल को उतनी एनर्जी उसने रिलीज़ नहीं की, कहीं ना कहीं उसे एब्जॉर्ब कर लिया। तो इस केस में मेरा जो हमने लाइन शो की थी ना, हम वाइब्रेशन बनाए थे, तो उसके में वाइब्रेशंस कैसे आएंगे। मान लो मेरा मॉलिक्यूल यहाँ पे था इसको तो जीरो से, और वो किसी एक वर्चुअल लेवल पे चला गया था, हमने से वर्चुअल लेवल डिनोट किया था, तो वर्चुअल लेवल पे चला गया था। तो जो वापस आएगा वहाँ से, तो वो ज़ीरो लेवल पे आने की बजाय कहीं पहले ही रुक जाएगा, ठीक है। वर्चुअल लेवल पे आने, सबसे इनिशियल पे आने के बजाय पहले रुक गया, तो उसका मतलब उसने सारी की सारी एनर्जी रिलीज़ नहीं की। हमने दी तो उसको एच न्यू थी, लेकिन उसने एच न्यू रिलीज़ नहीं की। उस एच न्यू में से कुछ ना कुछ माइनस हो गया। कितना माइनस हुआ, जितनी की ये वैल्यू है। और दो लेवल्स के बीच की डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम, डेल्टा ई से निकालते हैं। तो मतलब डेल्टा ई, डी तो एच न्यू थी, एच न्यू दे के मॉलिक्यूल यहाँ आ गया, लेकिन वापस आते वक्त वो यहीं अटक गया, नीचे नहीं आया। इसका मतलब उसने ये वाली एनर्जी कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब कर ली है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है। तो इसका मतलब मैंने एनर्जी उसको एच न्यू दी थी, अब हमें एच न्यू नहीं मिलेगी। हमें क्या मिलेगी, एच न्यू में से जो उसने एब्जॉर्ब करी वो माइनस करके वो हमें एनर्जी मिलेगी। समझ में आ रहा है ना। हमने मॉलिक्यूल को एनर्जी दी थी एच न्यू की, लेकिन उसने एब्जॉर्ब कितनी कर ली, इतनी एब्जॉर्ब कर ली। इतनी कितनी, डेल्टा ई एब्जॉर्ब कर ली। तो हमें नेट कितनी मिली, उस एच न्यू में से डेल्टा ई उसकी एब्जॉर्ब करी हुई माइनस कर दो, तो मतलब उतनी एनर्जी उसने स्कैटर की है। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल बहुत ईजी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये वाला। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मॉलिक्यूल ने डेल्टा ई क्या कर ली है, एब्सॉर्ब कर ली है। और हमें मिली कितनी है, दी तो एच न्यू थी और मिली कितनी, एच न्यू माइनस डेल्टा ई। ओके, फिर अब हम देख लेते हैं एंटी स्टोक्स के लिए। एंटी स्टोक्स के लिए बिल्कुल इससे उल्टा ही है। जैसे कि हमने यहाँ पे कहा था कि इंसिडेंट की ज़्यादा थी, तो यहाँ पे अब इंसिडेंट की नहीं, यहाँ पे स्कैटरिंग की ज़्यादा है। मतलब जो हम उसे पहले एनर्जी दे रहे हैं वो एनर्जी मतलब जो रिलीज़ होएगी, मतलब यहाँ पे जो हम इसे एनर्जी दे रहे हैं और जो यहाँ से एनर्जी निकलेगी वो ज़्यादा होएगी। मतलब
लेवल से समझते हैं। पहले हमारे ये लेवल्स थे। मॉलिक्यूल हमने पहले क्या पढ़ा था कि मॉलिक्यूल n0 से गया था किसी वर्चुअल लेवल पे, लेकिन यहाँ पे इस केस में क्या होता है, मॉलिक्यूल पहले ही किसी पोजीशन पे होता है, पहले से ही एक्चुअल किसी कोई पोजीशन पे होता है और फिर वो कहाँ जाता है, वर्चुअल लेवल पे जाता है। ठीक है, वर्चुअल लेवल पे जाता है मतलब पहले से ही वो किसी लेवल पे है, पहले से ही है, और देन जब वो री एमिट करेगा तो वो इसी लेवल पे आने की बजाय उसके लिए इनिशियल तो ये है, लेकिन हमारे लिए तो ये है ना, तो वो बिल्कुल ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा। तो ये होता है एंटी स्टोक्स के लिए कंडीशन कि मॉलिक्यूल के पास ऑलरेडी पहले से ही इतनी एनर्जी है, लेकिन हमने उसे प्रोवाइड की क्या, एच न्यू, मतलब पहले से इतनी एनर्जी है मॉलिक्यूल के पास विच इज़ डेल्टा ई, तो मतलब वो पहले से ही इस पोजीशन पे होगा, बजाय कि इधर के जो मॉलिक्यूल के पास कोई एनर्जी नहीं होती मॉलिक्यूल के पास, तब वो ग्राउंड स्टेट पे एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर उसके पास कोई ना कोई एनर्जी है तो वो फर्स्ट स्टेट पे एग्जिस्ट करेगा। फर्स्ट स्टेट से जब उसको हमने एच न्यू एनर्जी प्रोवाइड की तो वो उसने एब्जॉर्प्शन की, हाई लेवल पे चला गया, वर्चुअल लेवल पे चला गया, देन री एमिट करेगा तो वो बिल्कुल ही ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा, बिल्कुल ग्राउंड स्टेट पे। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे एच न्यू प्लस डेल्टा ई एनर्जी मिली है। तो इसी का मतलब है कि मेरी जो स्कैटरिंग लाइट आई है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आएगी बजाय कि जो इंसिडेंट की थी। इंसिडेंट की क्या थी, एच न्यू, और स्कैटरिंग की आई इसमें डेल्टा ई प्लस हो गया, क्योंकि मॉलिक्यूल के पास पहले से ही डेल्टा ई एनर्जी थी, हमने उसे एच न्यू प्रोवाइड की थी, तो उसने रिलीज़ करके बिल्कुल ही वो ग्राउंड स्टेट पे आ गया। तो मेरी एच न्यू प्लस डेल्टा ई यहाँ पे कंडीशन बन गई। ठीक है, मतलब अगर मैं इसे सिंपल तरीके से एक और तरीके से समझने की कोशिश करूँ तो मतलब अगर मेरा एक इस तरह से मैं स्पेक्ट्रा बनाते हैं ना, स्पेक्ट्रा बना रहे हैं हम यहाँ पे, तो मेरा यहाँ पे मान लो क्या है, रेलिक स्पेक्ट्रा या फिर रेलिक स्कैटरिंग कि कुछ इस तरह से करे देगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ पे एनर्जी कोई चेंज नहीं हो रही थी, मतलब डेल्टा ई की डेल्टा ई ही रह रही थी, और अगर डेल्टा ई में कुछ एच न्यू प्लस हो जाता है तो मेरी बन जाती है एंटी स्टोक्स, और अगर उसमें से डेल्टा ई एच न्यू माइनस हो जाता है तो मेरी वो बन जाती है क्या, स्टोक्स। समझ में आ रहा है। तो ये तो मेरी होगी क्या, बीच वाली लाइन, जिसमें क्या थी मेरी एच न्यू ई, नॉर्मल डेल्टा ई थी। या फिर हम कह सकते हैं इसको डेल्टा ई वो मत लिखो, इसको एच न्यू ही लिखो। ठीक है, हमने क्योंकि इसे क्या नाम है, हमने इसे एच न्यू प्रोवाइड की थी ना, तो इसे एच न्यू ही कंसिडर करो कि एच न्यू हमने नॉर्मल एच न्यू के हमने मॉलिक्यूल को दी थी। अब जब अगर उसमें डेल्टा ई प्लस हो रहा है तो मेरी क्या बनेगी, वो एंटी स्टोक्स बनेगी, और अगर उसमें से डेल्टा ई माइनस हो रहा है तो वो क्या बनेगी, स्टोक्स बनेगी। ठीक है, इसे हम एच न्यू से कंसिडर, क्योंकि मुझसे एच न्यू एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे ना, इसलिए। तो इस चीज़ को देख के आपको एक चीज़ समझ में और आ गई होगी कि मेरी जो एनर्जी का लेवल है वो किस तरह से रहेगा। सबसे ज़्यादा एनर्जी रहेगी एंटी स्टोक्स में, देन रहेगी रेलिक में, देन रहेगी स्टोक्स में, क्योंकि स्टोक्स में तो कुछ ना कुछ एनर्जी माइनस होकर निकल रही थी ना, और यहाँ पे जो जितनी थी उतनी आ रही है, लेकिन यहाँ पे जितनी दी थी उससे बढ़ के आ रही थी। तो इस तरह से मेरी एनर्जी का एक जो ऑर्डर है ये रहता है। सो गाइस, वैसे तो हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का, लेकिन कभी कभी किसी बुक्स में जो है, जैसे हमने वाइब्रेशन पढ़ा था, वाइब्रेशन के साथ फिर हमने वाइब्रेशन रोटेशन भी पढ़ा, तो वैसे ही यहीं पे किसी बुक में रोटेशनल के साथ रमन के साथ रोटेशन पढ़ाया जा रहा है और रमन के साथ वाइब्रेशन भी पढ़ा जाता है। ठीक है, तो उसको इतना मुश्किल नहीं है वो, इसलिए मैंने वो पहले ही लिख रखा है। ठीक है, तो मैं उसको इसी से समझाऊँगी। जैसे कि हमने पढ़ा था, रोटेशन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, पहले खाली